एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और लाल किताब, ये 4 विधाएं हैं जो अक्सर लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। ऐसा बहुत बार माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ और ये है लोकमत राजस्थान का विशेष लोकमत पॉडकास्ट नेशन का एक विशेष पॉडकास्ट। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ मैम, जो कि एक एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं और उनके पास 28 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा जिन 4 विधाओं का मैंने अभी नाम लिया, उन चारों की ये एक्सपर्ट हैं। मैम, आपका लोकमत पॉडकास्ट नेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको जन्माष्टमी की भी ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, आपके पूरे जितना भी स्टाफ है, आपके जितने भी आसपास के जितने लोग हैं, परिवारजन को, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपका ये जो बहुत स्पेशल टैग आपके साथ जुड़ा हुआ है, एस्ट्रो साइंटिस्ट दीदी, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इस नाम की स्टोरी क्या है, इस टैग की स्टोरी क्या है? देखिए, टैग जो आपने शब्द बोला है, ये तो हमारे 28 वर्षों के जीवन के रिसर्च के ऊपर आपने एक पॉइंट कर दिया। जब आप यूजुअली माना जाता है कि ये किसी के साथ जुड़ गया, आपके नाम से पहले एस्ट्रो साइंटिस्ट दीदी। ज्योतिष विधा जो है वो प्योर साइंस है, या प्रथम साइंस जिसे बोलते हैं, वो ज्योतिष विधा ही है, जिसमें रिसर्च होता है। रिसर्च की सारी जितने भी इसमें गणित, वैदिक गणित से लेकर जितना भी गणित का ज्ञान हो या रिसर्च का क्षेत्र हो, वो सब ज्योतिष विधा है। अब इस ज्योतिष विधा को हम वैदिक परंपरा से, जो शास्त्रों से जो ज्ञान लेते हैं, उस एज इट इज उस ज्ञान का अनुसरण करके जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं या हम आगे फलित ज्योतिष करते हैं, तब वो होता है एस्ट्रोलॉजर। लेकिन अब उस ज्ञान के पीछे एक खोजी बनकर अनुसंधान करना, उसके पीछे के रीजन को जानना, बेस को जानना, आधार को जानना, तब उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। कि जब आपने सिर्फ उस ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, उस ज्योतिष विधा का अनुसरण नहीं किया, उसके अलावा भी आपने उन जो नियमों का जो पालन के साथ साथ में उन नियमों के पीछे का बेस क्या था, रीजन क्या था, उस रीजन पर हमने काम किया। आज 28 वर्षों से ये हम रिसर्च कर रहे हैं, ग्रहों पर, सनातन धर्म पर, ज्योतिष विज्ञान पर। इन पर वो रिसर्च अभी भी अनवरत जारी है हमारी। और जो जो रिसर्च हम करते गए, उसके पीछे जब वो लॉजिक हमें मिला, तब हमें और बेहतर तरीके से हम इस ज्ञान को अन्य लोगों को समझा के, एक होता है कि देखिए, ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, वहां पर एक विश्वास कायम होता है। जब आपने अपने क्लाइंट्स के साथ अब जब बात करते हैं, जब आप उनका कुंडली विश्लेषण करते हैं, तो आप जो बोलेंगे, एक डॉक्टर और एक ज्योतिष एक ऐसा कार्य है जहां पर जो आप बोलोगे वो अक्षरशः उसका पालन करेगा। लेकिन यदि आपको पता हो, उसके पीछे का रीजन पता हो, किस ग्रह के कारण क्या प्रॉब्लम आई और क्या ये ऐसी प्रॉब्लम सभी को आती है, और इसका निदान आप इस कारण से, इस ग्रह के कारण आपने इस कारण से ये निदान दिया है और इसके पीछे का ये लॉजिक है, तब आपका वो विश्वास जो होता है वो और ज्यादा दृढ़ होता है। तब आप और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो मन लगा के फिर उसको, उस रेमेडीज को करता है कि नहीं, अब विश्वास के साथ साथ दृढ़ निश्चय के साथ में जब आप उस कार्य को करते हैं, तब हम रिजल्ट ला पाते हैं। जी मैम, आपने इसमें बात करी राशि की, तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते ही इंसान पहले अखबार खोलेगा, उसमें अपना राशिफल चेक करेगा, आज मेरा दिन ऐसा जाने वाला है। तो राशि कैसे एक इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले करती है, उस पर आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, राशि का जो है पूरा, अगर हम जीवन निर्धारित करना चाहें या आपके पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें जो टारगेट्स हैं आपके, आप जीवन में लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उन लक्ष्य को यदि टारगेट करना चाहिए, वहाँ राशि का इतना रोल नहीं रहता है। वहाँ पर आपका वही जो कुंडली में जो प्लेस्ड ग्रह हैं, विषुवक्रीय दशाएं हैं, गोचर हैं, उन सारी चीज़ों से पता चलता है। राशि प्रतिदिन के चंद्र के ऊपर आधारित होती है, चंद्रमा के ऊपर होती है, तो उसका एक लिमिटेशन है। वो सिर्फ आज आपका मूड कैसे रहने वाला है, आज आपकी चीजें कैसे निर्धारित होगी, आप खुश रहेंगे, आपका किस तरीके से आपका दैनिक जो जीवन जो है वो कैसे बीतेगा, बस उससे संबंधित है। अगर हम राशि, इस पर भी हमने रिसर्च किया, अगर राशि के ऊपर अगर हम चीजें स्ट्रांगली निर्धारित करना चाहें, तो राम और रावण की राशि सेम थी। एट अ टाइम एक को विजय और एक को पराजय मिली। बिल्कुल। कृष्ण और कंस की राशि सेम थी जी। एट अ टाइम एक को विजय और एक अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट चीज होना। तो अगर हम राशियों से जीवन निर्धारित करें तो वो जीवन निर्धारित नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका दैनिक जीवनचर्या में उसमें वो आपको एक थोड़ा सा एक मार्गदर्शित करता है। ओके मैम, इसके बाद आता है बहुत सारे लोगों को आजकल न्यूमरोलॉजी का और भाग्यांक जो होता है, मूलांक और भाग्यांक,
ये चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में मैटर करती हैं? देखिए, मूलांक और भाग्यांक जो है ये आपके पूरे जीवन को रूल करता है। ओके। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि आपने अपने मूलांक और भाग्यांक को मेंटेन किया, क्या आप अपने जीवन का निर्धारण इन मूलांक और भाग्यांक की अनुकूलता के साथ कर रहे हैं। कुछ अंक पॉजिटिव होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। अगर नेचुरली वो अंक अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है तो बहुत सारी चीज़ें शुभता के साथ में होती है। अगर आपके कुछ अंक जैसे अशुभ हैं, अशुभ अंक के साथ में अगर जन्म अगर हुआ है, तब उसमें रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। शुभ अंकों को फिर हम आपके जीवन में लेकर आते हैं। अब इसमें दो तरह के अंक का जैसे प्रचलन रहता है। एक तो आपका जैसे डॉक्यूमेंटली में अगर कुछ अलग है, जन्म का कुछ अलग है, तो अभी तो खैर जो जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं तो वो वैसे ही बनते हैं। लेकिन अगर बाकी अगर पहले के देखा आप और हमारा अगर देखें तो हमारा जन्म प्रमाण पत्र में अलग होगा और वैसे बॉर्न जो है वो डेट अलग होगी। तो अब इसमें दोनों एक्टिव हो गई। ओके। अब दोनों अंक को आपने एक्टिव कर दिया। दो चीज होती है, एक होता है कि आप लेकर जन्म लिया है आपने, एक आपने एक्टिव कर दिया। अब दोनों की मिश्रित गुण आपके साथ में लागू हो गए। अब आपको क्या करना है रेमेडी के रूप में? अब इनमें से दोनों में से जो शुभ क्या है? यस, ये मेरा क्वेश्चन है कि शुभ और अशुभ अंक की आपने जो बात की। हाँ, तो अब आपको शुभ अंक के साथ जाना है। अब आपको एक्टिव, अगर डॉक्यूमेंटली डेट अगर एक्टिव है तो उसको ज्यादातर करना है, नहीं तो अगर डॉक्यूमेंटली डेट अगर आपने अच्छी एक्टिव नहीं की है तो इसको तो फिर आप उसको एक्टिव मत कीजिए। अगर नेगेटिव है तो तब फिर आप अपने जन्म का मूलांक और भाग्यांक जो दो अंक जैसे मूलांक और भाग्यांक, फर्स्ट डेट जो होती है आपकी उसके जोड़ को मूलांक कहते हैं, और टोटल जो डेट होती है आपका जन्म का दिन, आपका मंथ और ईयर, इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो जो लास्ट डिजिट जो आती है वो आपका भाग्यांक होता है। तो इनका हाँ ये जरूर है कि आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं घटित होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इन अंकों के साथ ही घटित होगी। ये संभव नहीं है कि इस अंक से बाहर आपके लिए, जब आपको बहुत हाइट पकड़नी है तब भी वो जो आपके फर्स्ट जो खुशी जिसको बोलते हैं या फर्स्ट जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति का जो दिन होता है वो फिर कहीं ना कहीं वो अंक ही आपके निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही अंकों के आसपास है। इस प्रकृति से बाहर आप है नहीं, तो प्रकृति के अंदर जब हम रह रहे हैं तो इस अंक को, इस विधा को पकड़ना अब सीखा लोगों ने। जी, पहले से ही था, लेकिन अंकों को पकड़ना हमारे देखिए जितने भी है शास्त्रों में, अगर आप मंत्रों को देखेंगे तो संख्याएं होती है, जबकि संख्याएं हैं, यज्ञ हवन हो रहा है तो उसकी संख्याएं होती है। तो न्यूमरोलॉजी पहले भी थी, लेकिन इसको अब न्यूमरोलॉजी शब्द दिया गया। अंक शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, हस्त विज्ञान हो, चाहे लाल किताब हो, समुद्र शास्त्र हो, ये सारे शास्त्र हमारे वैदिक में उस शास्त्रों में हैं। लेकिन हम जागृत अब हो रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि बीच में नालंदा और ये हाँ नालंदा और तक्षशिला जब जलाए गए तो बहुत सारी विद्याएं तो हमारी विलुप्त सी हो गई। जितना कंठस्थ रहा उस कंठस्थ को फिर वापस पुनः किताबें लिखी गई, कुछ चीजें वो थी। तो ऐसे अगर हमारा जो ज्ञान था पौराणिक, उसको अपभ्रंग भी बहुत कर दिया गया, बहुत विकृत अवस्था में भी लेकर चला गए। फिर हम जब अंग्रेजों का शासनकाल आया उसके बाद से तो हम पूरे ही अंग्रेजी की तरफ भागने लग गए। बिल्कुल, ये उससे पहले तो ज्ञान का पहली आधार ही हमारा भारत है। अगर बाकियों का अगर आप कुछ साल देख लो, 500, 700, 1000 साल, लेकिन हमारा ज्ञान लिखित में है, लिखित में है ना। आपकी किताबें बता दीजिए कहाँ है लिखित में, आप चाहे आप इंग्लैंड का उठाइए, चाहे अमेरिका का, चाहे आप कहीं से उठाओ, बताइए लिखित में आपका 500 साल का पहले का क्या ज्ञान है। विद्यालय तो आपके विद्यालय हमारे यहाँ से उठ के गए। शिक्षा जिसे बोलते हैं, गुरु और शिष्य का जो ये चीज है, ये परंपरा, एक एकेडमी बना के, विद्यालय बना के पढ़ाना, टेक्नोलॉजी हो चाहे शैक्षणिक वो हो, इन दोनों में पारंगित करना, ये ज्ञान ही, ये विधा और ये तकनीक, ये हमारे भारत की देन है, माने चाहे ना माने। लेकिन अगर सच की तरफ जाए तो यथार्थ सत्यता तो यही है कि ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, ये उठ के तो भारत की ही देन है, भारत से ही गया है। मैम, अभी बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट भी देखेंगे, तो उनको आप बताइए कि कौन से ऐसे मतलब लकी नंबर कह लूँ मैं, जो मूलांक कह सकते हो आप, भाग्यांक कह सकते हो, जो लकी हैं और हैं, सच में हैं, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर इसमें अलग अलग तरीके से है, अंक अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र से होते हैं, अंकों का एक अपना वो रहता है। अगर आप जैसे एक अंक की बात करते हैं, अब एक अंक वाला बिजनेस से ज्यादा नौकरी में ज्यादा सक्सेस होंगे। ओके। लकी तो प्रत्येक अंक है, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में और कुछ बाय नेचर। अब जैसे 6 अंक है, 6 अंक बाय नेचर ईश्वर के द्वारा एक ब्लेस्ड नंबर होता है। ओके। क्योंकि अगर हम जीवन को देखें तो जो ज्यादा खुश रहे,
प्रॉब्लम्स अलग चीज है। एक झोपड़ी भी अगर सुंदर रूप में है और मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड है, आप भोजन अपने मन के अनुकूल थोड़ा ही खा रहे हैं लेकिन मन के अनुकूल खा रहे हैं, खुश हैं जीवन से, तो वो 6 अंक वाले होते हैं। तो ऐसे में हम 6 अंक को ब्लेस्ड अंक मानते हैं और उसकी लाइफ में लग्जरी आज नहीं तो कल आना ही आना होता है। अब जैसे बात करें 3 की, तो 3 ज्ञान का अंक है। अब जहां ज्ञान की बात है तो ज्ञानी लोग तो त्यागी होते हैं। अब ज्ञान को लग्जरी से नहीं जोड़ सकते हम। अगर वो व्यक्ति अगर लग्जरी को फोकस करेगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज्ञान के प्रति फोकस्ड हो जाए तो ज्ञान से लग्जरी अपने आप आ जाएगी। अब जब बात हम 6 की करते हैं तब हम कहते हैं आप लग्जरी को फोकस कीजिए तो बाकी चीजें हो जाएगी, तब हम उन्हें कहते हैं आप व्यापार की तरफ जाइए। अब 5 अंक है तो वो पर्टिकुलर व्यापार से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग किसी की हुकूमत कम वो करेंगे, उनके पास बिजनेस आइडियाज बहुत होते हैं जो 5 वाले होते हैं। तो ऐसे अलग अलग नंबर का अलग अलग वो रहता है। 8 अंक वाले भी बिजनेस में ऊपर उठते हैं, मोस्टली बिजनेस में जाते हैं, लीडर भी बनते हैं, लेकिन वो इजी वे में नहीं होगा क्योंकि 8 अंक उतना ब्लेस्ड नहीं है। उसको जीवन में बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा तब एक बड़ा लक्ष्य उन्हें हासिल होता है 8 अंक वालों को। अब वहीं 8 का जैसे अब 1 वाले हैं उनको जल्दी लक्ष्य प्राप्त होता है। विजन दोनों के ही बड़े होंगे लेकिन लक्ष्य प्राप्ति जल्दी किसकी होगी तो वो होता है। अब 4 अंक है, अब उसके जीवन में ही कंट्रोवर्सी है। 4 अंक का कोई भी कार्य बिना किसी कंट्रोवर्सी के या बिना उसके नहीं होगा, लेकिन उसके जीवन की हर घटना अनएक्सपेक्टेड होगी। वो जो प्लान करके अब जैसे 3 वाले हैं वो जो प्लान करके चलेंगे बड़े बुद्धिमत्ता से पूरा प्लान और विजन बड़ा लगकर काम करेंगे, छोटे विजन पर काम नहीं करेंगे। अब 3 वाले जैसा प्लान करके चलेंगे वो वैसे सक्सेस होंगे। और 1 वाले तो बिल्कुल सिद्धांतवादी, वो तो 10 साल पहले की प्लानिंग पहले करके बैठे हैं। तो उनको पता है। अब 4 वाले कितनी भी प्लानिंग कर ले उनकी लाइफ में होना अनएक्सपेक्टेड है, बड़ा भी अनएक्सपेक्टेड होगा और उनके साथ में धोखा होना है या गिरना है वो भी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इस तरीके से अब 7 वाले हैं, अब 7 वाले विरक्त हैं, उनके पास जीवन में सब कुछ है, गांव है तो छूटेगा जरूर, उनके जीवन में विरक्तता का कोई योग, परिवार में है तो कोई एक व्यक्ति की उनमें वो कमी रहेगी। 8 वालों के भी जीवन में एक कमी रहती है, जैसे मान लीजिए बचपन में पिता या माता का किसी का वो होना, कोई एक प्रिय का वो रहना या घर का छूटना या कोई ऐसी, लेकिन 7 की विरक्ति तय। अब जब 7 आएगा मतलब जैसे वो 16th पे आएंगे, हो सकता है स्कूल ही चेंज हो जाए, हो सकता है गांव चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपका कहीं और आपको पढ़ने जाना पड़े, फिर आप वापस जब 7 का बार बार जब आंकड़ा बनेगा तब उसमें उनकी चीजें चेंज होना है। तो विरक्ति उनका जीवन है। तो जब ये पहले पता हो तो विरक्ति 2 प्रकार की होती है, आप विरक्त होकर शुभता की तरफ जा रहे हैं या विरक्त होकर और माइनस में जा रहे हैं। अब आपने 7 वालों को हम हमेशा कहते हैं 1 की ओट ले लो। वो जब 1 पर निर्णय लेने शुरू करते हैं अब विरक्तता आपकी पॉजिटिव वे में होगी, विरक्तता तो होना तय है। तो आप अंकों का रोल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा रूल करता है, बिना अंक से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आपका प्रत्येक दिन अंक निर्धारित करता है, आज हम किस तारीख, क्या तारीख है, और डॉक्यूमेंट में भी देखिए आप इस तारीख को ये कार्य कंप्लीट होता है, आपको जॉब दी जाती है, आपको ये सब आपका सब अंक के ऊपर ही है। आपका वार या तिथि से उससे नहीं होता है ना, तो हर चीज आपका अंक पर है। तो पूरा विश्व जो है अंक पर ही चल रहा है। तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मेजर रोल है वो अंक अदा करते हैं। तो यहाँ पे मैम ने बहुत सारे जो मिथ होते हैं लोगों के वो बंक कर दिए हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो शुभ है या फिर बहुत अशुभ है। हर नंबर के साथ उसकी कुछ परेशानियां जुड़ी हैं, उसके साथ कुछ लकी चीज़ें जुड़ी हैं। मैम अब रोल आता है वास्तुशास्त्र का। क्यों कोई भी घर ले रहे हैं आप या कोई भी कुछ नई चीज़ ले रहे हैं तो उससे पहले ये माइंड में आ ही जाता है कि एक बार वास्तु दिखा लें, और आजकल फ्लैट कल्चर बहुत है। तो कैसे अपन एक छोटे प्रयास कर सकते हैं वास्तु के, अगर आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ छोटे प्रयास, या फिर उनकी आपकी ऐसा कुछ है कि सब जनों के लिए रेमेडी सेम होती है या फिर वो भी डिपेंड करती है? वास्तु तो फिक्स है, तो वास्तु की रेमेडी तो सेम होगी। ओके। ज्योतिष का ये आपका जो कुंडली है और न्यूमरोलॉजी है, इसमें आपका पर्टिकुलर आपका स्वयं का न्यूमरोलॉजी भी फिक्स है। अंक अगर आप जा रहे हैं तो अंकों का जितने भी 8 अंक वाले हैं या 9 अंक वाले हैं या 5 अंक वाले हैं, तो सभी के लिए रेमेडी सेम हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें तो 1 से लेकर 9 नंबर सारों की एक रेमेडी हो, तो हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम रिसर्चर हैं, हमें पता है हर किसी के लिए कोई भी रेमेडी काम नहीं होती। लेकिन वास्तु फिक्स है। वास्तु के नियम फिक्स है। ये हमारा बहुत पौराणिक विज्ञान है वास्तुशास्त्र। हम लोग अब इस पर जागृत हुए हैं। पहले हमेशा आपने देखा होगा कि हमारा आंगन खुला रहता था, किचन इस तरीके से बनता था कि सूर्य की रोशनी सीधी घर के अंदर आए, तो वो एक उनको ज्ञान था।
और घर खुले बनते थे। आपने हमेशा गांव में देखा होगा था कि हमेशा गांव की जो ऊंची जगह होती थी हमेशा घर उस पर बनते थे, ढलान पे नहीं बनते थे। तो उनका ये था कि ऊंचाई से सब दिखाई देता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली एक वास्तु था। ऊंचाई पे जब आप घर बना लेते हो तो वो प्योर पॉजिटिव वास्तु को आप जनरेट कर देते हो। तो वास्तु फिक्स है, आपको ईशान में क्या चीज बनानी है वो ही है। अगर ईशान में आपने गलत चीज बना दी तो आपके ग्रह कितने भी अच्छे हो, आप कितने ब्लेस्ड नंबर से आपने जन्म लिया हो, आपको वो जो दिशा है उससे संबंधित दुर्घटनाएं, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। आप बच गए तो आपके बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। वास्तु शास्त्र को अगर आपने छेड़ दिया, गलत अगर आपने ले लिया तो उसके बहुत साइड इफेक्ट आपको झेलने पड़ेंगे। तो हम हमेशा कहते हैं, और अब तो फ्लैट कल्चर, जैसे आप कह रहे हैं फ्लैट कल्चर आ गया, तो वास्तु शास्त्र बहुत ज्यादा खराबी के साथ में अब एक्टिव हो रहा है। घरों में वास्तु शास्त्र करना आसान है, लेकिन एक बिल्डर कभी भी वास्तु शास्त्र के अनुकूल सारे फ्लैट बना नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। उसको अगर एक टॉयलेट अगर उत्तर में देना है तो वो चूंकि वो नीचे से एक जब बनता है तो एक टॉयलेट उसे दक्षिण में देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा तब खड़ा होगा जब होगा। तो ऐसे के अंदर अब उत्तर वाला का तो वास्तु खराब है, दक्षिण वाले के लिए वास्तु ठीक हो गया। तो ऐसे में तो अब क्या किया जाए? तो अब हम इसमें रेमेडीज करते हैं। अब हम एक अदृश्य दीवार खड़ी करते हैं रेमेडीज के रूप में। हर जगह वास्तु तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने इस पर रिसर्च किया है। तो वहां पर क्या वास्तु को ठीक किया जा सकता है? हाँ, निसंदेह उसे ठीक किया जा सकता है, उसे बोलते हैं वास्तु शोधन। हम वास्तु शोधन पर काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ईशान कोण है। अब ईशान कोण थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमें, क्या है ये? ईशान कोण देवताओं का प्लेस है, देवताओं से ऊपर अपन भी नहीं है। बिल्कुल। तो वहां के जो नियम है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब ईशान कोण में, अब जब आप फ्लैट्स कल्चर में जाते हैं तो ये संभव ही नहीं, और आजकल पता नहीं क्या ये है कि आप बाकी दिशाओं को आप बना लीजिए लेकिन उत्तर और ईशान को छोड़ दीजिए। लेकिन उत्तर और ईशान के अंदर मोस्टली टॉयलेट बन रहे हैं। आज किसी भी फ्लैट में हम जाते हैं तो एक टॉयलेट आपको उत्तर और ईशान में मिलता ही मिलता है। अब इससे क्या होता है, आप देखिए अभी इन कुछ 8-10 सालों में देखो कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार जी। ऐसी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो, चाहे स्किन की बीमारी हो गई तो लाइलाज हो गई, आपके माइंड की कोई बीमारी हो गई तो लाइलाज हो गई, नींद की बीमारी हो गई तो ऐसी कि अब वो ठीक भी नहीं हो रही है। तो हमारा मेडिकल साइंस तो पहले भी था, मेडिकल साइंस आज भी है, लेकिन वो भी बाउंड हो जाता है आपको ना ठीक करने के लिए। रीजन, क्योंकि आपने वास्तु को गलत, वास्तु को एक्टिव कर दिया। अब जब तक ईशान की उस चीज को ठीक नहीं कर दिया जाए, आप कितने भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर आप एक डॉक्टर से अगर आपकी ग्रह दशा बहुत अच्छी है कुंडली में तो ठीक हो गए, तो परिवार में दूसरे को हो जाएगा, क्योंकि आपने वास्तु को गलत दिशा को, हम खासकर ईशान की बात कर रहे हैं, ईशान कोण, बाकी वाले में इतना इफेक्ट नहीं आता, थोड़ा बहुत, लेकिन ईशान देवताओं का है। तो देवताओं की जगह हम भी, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है कि वहां पर कोशिश कीजिए, ईशान है, जल की दिशा है, जल देवता है, तो जल देवताओं को ही वहां स्थापित किया जाए। अब अग्नि में अगर आप जल लेकर चले गए, आप कितनी भी इकोनॉमी आप ले आए, इकोनॉमी आपकी कहीं ना कहीं बुझेगी, क्योंकि जल आपने वहां लेकर आ गए। तो जिस देवता का जहां पर प्लेस्ड है, उसको पहली चीज तो यह है कि आप घर बनाए तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप वास्तु के फ्लैट में उसमें जा रहे हैं, तब फिर आप वास्तु शोधन जरूर करवाएं, अदरवाइज आज नहीं तो कल उसके साइड इफेक्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी न्यूमरोलॉजी कितनी अच्छी हो, चाहे आपकी एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी हो। हमने इसीलिए 4 विधाओं पर रिसर्च करी। हम चाहते तो 2 विधाओं पर, एस्ट्रोलॉजी तो एक विधा से भी आप अपना जीवन का वो कर सकते हो पूरा, लेकिन हमारी एक क्यूरोसिटी थी कि क्या ग्रह से और न्यूमरोलॉजी से काम चल सकता है? नहीं, आपके ग्रह अच्छे हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है, फिर प्रॉब्लम क्यों आई? तब जाकर देखा तो वास्तु। और आज अगर हम ये कहें 90% लोगों के वास्तु की प्रॉब्लम्स है, उन्हें वास्तु शोधन जरूर करवाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, कोई भी अच्छे वास्तुशास्त्री के पास जाइए, लेकिन घर को वास्तु शोधन करवाइए। आप प्रॉब्लम्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आप हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आप खुद को मेंटेन करने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप वास्तु ठीक करवा लो। वास्तु सारे ग्रहों को बैलेंस करता है। जैसे ग्रह में विषोत्तरी दशा होती है, जिस ग्रह की दशा होती है उसके प्लस और माइनस आपको दिखाई देते हैं। आपका अच्छी दशा चल रही है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर रूटीन भी आता है। मान लीजिए आपकी अच्छी दशा चल रही है लेकिन आपका रूटीन उस ग्रह के विपरीत है, तो अच्छी दशा होने के बावजूद भी आप उसकी अच्छाई का लाभ, यहां कर्म आ जाता है। आप कर्म क्या कर रहे हो, कर्म प्रधान क्या है ये। तो यहां पर
अब लेकिन वास्तु के अंदर नियम फिक्स है, फिक्स नियम के साथ जा रहे हैं या वास्तु शोधन करवा दिया तो आपको पॉजिटिविटी का, आज नहीं तो कल उसकी पॉजिटिविटी का आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और यदि आप कितने भी बड़े उस पर आप चले जाएं, अब हम उदाहरण देना चाहे तो सहारा भी एक उदाहरण है, कहाँ नहीं था, या विजय माल्या जैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे कहाँ नहीं थे वो, या और भी बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज जो हैं, क्या उनके पास किसी अर्थ की कमी थी या प्रतिष्ठा की कमी थी, या फिर क्या उनके पास स्टाफ की कमी थी, या उनके पास में विश्वास पात्र लोगों की कमी थी, या उनके पास में क्लाइंट्स की कमी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर क्या रीजन था? कहीं ना कहीं उनके लिए वास्तुशास्त्र नेगेटिव रहा है। 100% वास्तु भी था और उनका कलर भी था। बहुत सारी चीजें होती हैं इन सारी चीजों में, इसीलिए 4 विधाओं को लेकर हम चले। इन 4 विधाओं को यदि हम कभी भी कुंडली खोलते हैं तो उस कुंडली के साथ साथ हम उनकी न्यूमरोलॉजी भी ठीक करते हैं और उसके साथ साथ हम उन्हें रेमेडीज के साथ उनको ये भी बोलते हैं अगर संभव हो तो एक बार वास्तु शोधन जरूर करवाएं। यदि आप पूरा हम कभी भी ये नहीं आप कोई प्रॉब्लम लेकर आए, आप क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप अपनी एक प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं, हमने तो आपकी कुंडली खोली है तो पूरी कुंडली के अंदर हमें यह पता चल गया कि आपके इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या इन फ्यूचर आप क्या कितनी उन्नति करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उन्नति वाले ग्रहों को तो और पुश कर देंगे। अच्छा, तो और हम ये कह देंगे कि इस राह पे इन ग्रहों से संबंधित चीजों को छेड़ना नहीं, ये पॉजिटिव है, इनको और बिल्ड करना। और जो नेगेटिव जो ग्रह होंगे उनके लिए हम तुरंत आपको कह देंगे कि ये दशाएं आपकी खराब आने वाली है या फिर यहां पर आपको साइड इफेक्ट। अब क्या करना है, इन नेगेटिव चीजों को भी नहीं छेड़ना है। अब इससे संबंधित यहाँ दान की महिमा आती है, दान की परंपरा आती है, फिर दान से उसको बैलेंस करते हैं। हमारे यहाँ दान की बड़ी परंपरा थी, सब खत्म होती चली गई, देना ही नहीं सीख रहे हैं आज हमें लेने की इतनी ज्यादा परंपरा पड़ गई कि हमें तो सबसे लेना है, बस गिफ्ट हमें अच्छा लगता है लेकिन देना में नहीं। और देने में भी हम सामने वाले की कैटेगरी को हम फोकस करते हैं कि सामने वाले का क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, कभी मत दीजिए। आपकी अनुकूलता के अनुसार आप गिफ्ट दीजिए। आपकी अनुकूलता अगर 100 की है तो आप 100 में गिफ्ट दीजिए, भाव से दीजिए, जो भी दीजिए तब उसका। लेकिन अगर आपने ऐसी कुंडलियां देखी होगी जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, खूब दान धन पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में प्रॉब्लम्स है, बच्चे कहीं और गलत राह पे जा रहे हैं, वो सारी चीजें। तो उन्होंने क्या किया, गलती से अपने अच्छे ग्रहों को दान कर दिया। मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अच्छे ग्रहों को दान, जी इसका क्या मतलब? जैसे मान लीजिए अगर किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, हाँ, मान लीजिए मंगल उच्च का है, लग्न में ही पड़ा है, भाग्य का स्वामी है, अब वो व्यक्ति भूमि दान नहीं कर सकता। अच्छा, अब किसी ने कह दिया कि आप भूमि दान कर दीजिए, अब जैसे वो भूमि दान करेगा भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां आने लग जाएगी। अब उसको हो सकता है, उसको भूमि बहुत होगी, जिसका मंगल बहुत उच्च का होता है उसके जीवन में भूमि आएगी, कहीं से आए, चाहे पिता से आए, दादा से आए, पैतृक आ जाए, या खुद अर्न कर ले या संतान अर्न करके दे। अब ऐसे में आपने क्या कर दिया, भूमि का दान कर दिया। अब जिसका मंगल खराब है उन्हें हम कहते हैं भूमि दान जरूर कीजिए, ताकि मंगल का हिट कम, आपके एक्सीडेंट्स कम होंगे, आपकी चीजें और बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसे ही अब आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, अब आपने अपने गुरुओं का अनादर कर दिया, आपको पता नहीं है कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अब आप 99% वाले स्टूडेंट हो, अब 99% वाले की एक सिटिंग भी होगी, वो अच्छा सा अच्छा पढ़ने वाला होगा, तो पढ़ने वाला होगा तो ईगो भी आएगा, तो कहीं से उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा अगर उसको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो। अब किसी टीचर ने उसको कुछ बोल दिया, अब क्या है, अब आपने उसको जो अगर आप डाइजेस्ट कर गए, अब आप 99 की जगह पूरा 100 क्रॉस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने अगर आपको कुछ बोला, शिक्षक ने कुछ डांटा और आप डाइजेस्ट कर गए, उसको उसका मंथन कर लिया आपने और उसके अनुकूल हो गए। तो यहां पर अब यहां आप गुरुओं को अगर चीजें दान कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां पर किताबें दान करना शुरू कर दिया, शैक्षणिक चीजें दान करना शुरू कर दिया, होता है नॉर्मली जी आपने, तब अब आपको टक्कर पड़ेगी। अब 99 से आपका बच्चा 90 पर चला जाएगा। अच्छा, अब ये हमारी रिसर्च है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि हम आपको ये बोलें कि बहुत ज्यादा एक अर्थ खर्च करना पड़ेगा तब हम आपके ग्रह ठीक करेंगे। हम आपके ग्रह को आपके रूटीन से ठीक करते हैं, छोटी छोटी चीजें से। आपका कलर थेरेपी है, आपकी स्टोन थेरेपी है, आपका रूटीन क्या है, आपके ग्रहों की कौन सी चीज बहुत अच्छी है, बस उन छोटी छोटी चीज, आपके रिश्ते को बैलेंस करते हैं। हाँ। तब जब इन चीजों पर जब आप काम करना शुरू करें, जो आपका रूटीन होता है जी, बस आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, आपका कर्म उसकी तरफ नहीं है, इस कारण से आपको प्रॉब्लम्स फेस करना। और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर, अगर बीमारी है तो डॉक्टर भी है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियों का भी तो इलाज होता है। कई बार ये भी होता है कि होनी को कौन टाल सकता है, कैंसर है क्यों भुगत रहे हो जी, होनी है कैंसर, फिर हम क्या करते,
डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हमने कर्म किया, क्या कर्म किया, डॉक्टर के पास गए, तो कर्म यहां प्रधान है। तो अगर होनी थी तो हम बेड पर तो नहीं पड़े हैं ना, डॉक्टर के पास गए, छोटा सा छोटा बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, हम तुरंत किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। होनी तो ये भी है ना, तो प्रॉब्लम्स आना होनी है, अच्छाई होनी है आपके साथ में। अब होगा क्या, एस्ट्रोलॉजर कहां आता है, अब उस अच्छाई को बढ़ा देगा, आपके नेगेटिव एनर्जीज को कम कर देगा। एस्ट्रोलॉजर भी कर्म कर रहा है, आपको भी कर्म कर बता देगा कि आपके ग्रहों की अनुकूलता, आपको ये कर्म करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स जो मुझे लग रहा है वो भी डॉक्टर्स ही हैं ग्रहों के। हाँ कह सकते हैं आप लोग, बहुत रेमेडीज देते हैं। मैम मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगी कि कुंडली भी जनरली पहले के ज़माने में अगर हम जाएं तो पहले तो ऐसा होता था भाई शादी है तब कुंडली खुलेगी, लेकिन आज के दौर में क्या करियर के लिए भी कुंडली खोली जा सकती है, और कब खोलनी चाहिए, करेक्ट टाइम जो आप बताना चाहें? कुंडली का सबसे पहले हम जब कहते हैं, जब आप करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तब 100% 10th के स्टूडेंट की ही कुंडली आप ज़रूर खुलवाएं। अगर आपको वाकई अपने बच्चे को कुछ बनाना है, आपने देखा होगा 70 to 80% लोगों ने शिक्षा जो ग्रहण करी उस फील्ड में नहीं गए। अगर आप रेशियो देखेंगे, आप लॉयर बने, लेकिन लॉयर बन के क्या आप लॉयर वाला काम कर रहे हैं, संभव नहीं, आप बिजनेस में गए, तो फिर आपने क्यों एनर्जी खर्च करी लॉयर बनने की? अब यदि वहां पर 10th 12th में किसी विद्वान से आपने कुंडली खुलवा ली होती तो वो पहले ही बता देते कि लॉयर फील्ड में आप जाओगे नहीं, आप बिजनेस में जाओगे। अब आप एनर्जी कहाँ खर्च करते हैं, उस बिजनेस को बिल्ड करने में, उस बिजनेस का तकनीकी ज्ञान अर्जित करने में, उस फील्ड से संबंधित आप चीजों को, आप फेलियर होकर फिर आप दूसरी दिशा चयन करें, इससे बेटर है कि आप पहले से आपको ये ज्ञान हो। एस्ट्रोलॉजर की यहां जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजर पग पग पर आपको निर्देश करता है, पग पग पर आपको मार्गदर्शित करता है। एस्ट्रोलॉजर बर्डन नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो आपके जीवन को इतना सुगमता दे देता है, लेकिन आपको ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। अब अगर आप YouTube से पढ़कर आप उन चीजों से अगर 5-10 दिन से अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, तब तो हम उस चीज के लिए हम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए अधूरा ज्ञान और ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप वाकई ज्ञानी के पास जा रहे हैं, अगर उन्होंने आपकी कुंडली खोली है और वो उससे आपको पता चल जाता है, आप जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं उनसे रीजन पूछें, लॉजिक पूछें, आपकी पिछली घटनाएं वो बताएंगे, वो आगे की घटनाएं बताएंगे, तब आपको खुद को आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ज्ञानी है। और फिर रेमेडी का रीजन पूछिए आप। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कैरियर का चयन हो तो 10th में अपनी कुंडली खुलवाएं कि आपको जाना किधर है। और सबसे बेहतरीन ग्रह, अगर आप लगने वाले करियर की तरफ जा रहे हैं, आप यदि भाग्य वाले करियर की तरफ जा रहे हैं, तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि लग्नेश ही खराब हो, यदि भाग्येश ही खराब हो, फिर उसके मित्र ग्रह की तरफ हम करियर की तरफ आपको भेजते हैं। तो आपको करियर का चयन आंख बंद करके मत कीजिए, पहले कुंडली खुलवाइए बच्चों की, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप चलिए, फिर देखिए आपको गिरावट कम झेलनी पड़ेगी। आपको बहुत साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम सालों में आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, और अचीव होने के बाद भी आप उसको इजी वे में आप ले पाएंगे। आज कुछ बच्चे कंपनीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़े टारगेट, लेकिन रात की नींद नहीं, परिवार को समय नहीं दे पा रहे, भागे जा रहे हैं उसके पीछे, भागे जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी कर दी तो आपका जो प्लेस है, जो जॉब का जो इतनी मेहनत करके वो तुरंत कोई और कैप्चर कर ले। कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं अगर स्मूथ वे में अगर आपने नहीं लाए, हो सकता है वो आपका ग्रह अनुकूल नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई कंपनी होगी, हम आप उसको में मर्ज करवा देंगे। कि आप यहां से आप रिमूव होकर आप इसमें चले जाएंगे, तो वहां आपको टारगेट कम देंगे और आपकी प्लेस भी आपका लिए सेफ हो जाएगी। तो ये होते हैं एस्ट्रोलॉजर, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करने का काम करते हैं। बिल्कुल मैम, आज के बाद तो मुझे लगता है अब तो बहुत सारे पेरेंट्स अलर्ट हो जाएंगे, 10th में बच्चा आने वाला है, कुंडली निकालनी पड़ेगी। मैम मैं थोड़ा सा एक रिकैप करना चाहूँगी। अगर हम इस साल की शुरुआत देखें तो हमने, अगर एस्ट्रोलॉजी जो लोग फॉलो करते होंगे और जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी, उससे मैंने देखा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पहले ही 2025 के लिए प्रेडिक्ट कर चुके थे इस साल काफ़ी दुर्घटनाएं होंगी, और हमने देखा भी, हमने बहुत सारे प्लेन क्रैशेस देखे इस साल में, वॉर देखी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखी। तो एक तो 2025 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आने वाले साल का आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से प्रेडिक्शन रहेगा आपके एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? देखिए 2025 का जो है ये हमने दिसंबर जो
जो लास्ट ईयर था उसी में हमने आर्टिकल दे दिया था। इस वर्ष की घटनाएं का जो है दुर्घटना का हमने बताया भी था, हमने कई पॉडकास्ट में बोला है, न्यूज़ में भी बोला है कि 10 साल का एक्सीडेंट का रेशियो ये 1 साल कवर करेगा, मतलब इतने एक्सीडेंट्स होंगे। और अभी भी एक्सीडेंट्स का रेशियो रुकने वाला नहीं है। अभी जब सितंबर आएगा, नवंबर आएगा, इसमें और बहुत एक्सीडेंट्स होंगे। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप लंबी दूरी की यात्रा नहीं करें। इस वर्ष आप घूमने मत जाएं। हर इंसान क्योंकि हम हर इंसान की न्यूमरोलॉजी नहीं चेक कर सकते अभी, हम हर व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी नहीं चेक कर सकते। तो क्या जरूरी है कि हम इस बार घूमने का प्लान बनाएं? 1 साल रुक जाए ना जी। क्या अभी जैसे हमने 8वें वाला जो ये अगस्त है, हमने कहा था पहाड़ों से दूर रहे जी, इससे पहले वाले को हमने कहा धर्म स्थलों से दूर रहे। अब जैसे 9th है अगली, अब जैसे जब आएगा तो अभी आप एक तो अपने सारे जितने भी घर का एक गैस जरूर चेक कर ले, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कहीं खराबी के साथ में उसे जरूर चेक कर ले, क्योंकि दुर्घटनाएं जरूर होगी। ब्लास्ट से संबंधित, अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, वार का भी ये जो अभी जो वॉर का जो ये सिचुएशन बन रही है, तो ये भी होगा। तो सितंबर में अभी इसका योग बनेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर मंगल का अंक आ गया। अब मंगल के अंक ये अभी वापस रेशियो ये आपका शुरू हुआ कि भी वॉर की संभावनाएं दोबारा हो सकती है। क्यों? क्योंकि सितंबर आने वाला है। मंगल के साल में पुनः मंगल का मंथ आना, इसका रीजन ये है। पूरा साल तो है ही ये खराबी के साथ में, और हमने शुरू से ये बोला है दुर्घटनाएं भी होगी, वॉर का भी हमने पहले संकेत दिए थे, राजनीति में भी नई नई चीजें आपको दिखा, दिल्ली की सत्ता जीती, ये सब हम पहले बता चुके हैं। और भी जो दुर्घटनाएं हो रही है ये सारी चीजें, अब इसमें बचाव इतना ही है कि अगर अब, और जैसे प्लेन क्रैश का आपने बोला, तो प्लेन वही क्रैश होगा जिसका कनेक्शन रेड कलर से होगा। एयर इंडिया रेड कलर था, मेडिकल का जो बिल्डिंग, मेडिकल किससे, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। घटना किसके साथ क्रैश हुई? मंगल के साथ में। मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे थे वहां पर, वो सब मंगल के कारक होते हैं, जो मेडिकल जो होता है। अब इसमें मंगल की घटना, मंगल का फ्लैट, और उसके साथ में 9 का और 4 का अंक बन रहा था उस एयर इंडिया का, 4 से। तो जब भी कोई कनेक्शन 4 से होगा, जब भी कोई कनेक्शन 2 से बनेगा, तब दुर्घटनाएं घटित होती है। अब एस्ट्रोलॉजर ने आपको पहले बता रखा है। हमारे भारत का दुर्भाग्य यह है कि ज्योतिष विज्ञान को और विद्वानों को कभी भी सीरियस नहीं लिया गया। भारत का भविष्य यदि विद्वानों ने तय करना शुरू कर दिया तो भारत विश्व गुरु तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा भी भारत की प्रत्येक प्रॉब्लम का सलूशन आपको पता होगा। हमने साइंस पर भरोसा किया, साइंटिस्ट पर भरोसा किया, लेकिन विद्वानों को और हमारा जो स्वयं का वैदिक ज्ञान है उसको खोज के रूप में कभी भी हमने उसको बिल्ट नहीं किया। कभी भी हमने एक ऐसी टीम नहीं बनाई, हमारी सरकारों ने, कि एक ऐसी टीम बनाई जाए कि भारत का भविष्य निर्धारित करे। कहां पर गिरावट है, कहां पर हिट करना है, अब जहां पर ऊंचाई देनी है, कौन सा ईयर भारत के लिए बहुत अच्छा है। अब ये वर्ष जैसे गेम्स के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो अगर आपको पहले पता हो तो इस बार टीमों को एक्टिव करो जी, कि अपनी गेम्स की टीमें जितनी है उनको मैदान में उतारो। उसमें भी 369 वाले जो बच्चे हैं उनको टारगेट दो, कैप्टन वो बनाओ जो आपका जिसका 3 हो, बॉर्न हो, 6 बॉर्न हो, 9 बॉर्न हो, उनको कैप्टन के लिए आप आगे करो। तो ये अगर आपको पहले पता हो तो क्यों ना, अब जैसे नेक्स्ट ईयर है, जैसे 1 का है, सूर्य का अंक है, सत्ता और राजनीति वो दोनों बहुत बूस्ट पर रहेंगी। आप मूवीज देखेंगे, सत्ता से संबंधित मूवीज बनेगी। जैसे ये जो साल है, इस पर अग्नि से संबंधित कोई भी ऐसी मूवी अभी जो बनेगी उसमें घटनाएं, एक्सीडेंट जरूर हो रहा दिखाया जाएगा, या फिर आपका अग्नि से संबंधित चीजें या वॉर से संबंधित चीजें दिखाई जाएगी। तो ये सब आप प्रकृति के अंदर काम कर रहे हैं। प्रकृति आपको रूल कर रही है, तो आप कोई भी एक्ट करेंगे वो प्रकृति ही आपको चलाए, वो ही चला रही है। तब इसमें आपको यदि पता हो तो प्रकृति के साथ चलते चलते प्रकृति को नम्रता से मना के आप अपने अनुकूलता के साथ भी कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा योग बनेगा, आपके एक्सीडेंट्स का योग बनेगा, हॉस्पिटल्स आपको बड़े मिलेंगे अभी भी। और प्रत्येक व्यक्ति जो है ना कहीं छोटा मोटा कट उससे झेलना पड़ा है। आप भी देखा होगा, आपको भी कहीं ना कहीं कट लगा ही होगा, और या फिर मोस्टली लोगों ने ऑपरेशन चला के भी करवाए होंगे कि जी ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो ऑपरेशंस का ये साल है तो वो बनेंगे, नहीं तो ऑपरेशन, दुर्घटना ही हो रही है तो हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है। ब्लड का एक बार शरीर से बाहर आना ही आना है। ऐसे में ब्लड पहले से डोनेट कर दो। तो थोड़ा बचाव हो सकता है। हाँ, ये रेमेडी है। तो इसमें थोड़ा बचाव हो जाता है। अभी भी 3-4 महीने बाकी हैं,
तो और अगर आप पर्टिकुलर 4 बॉर्न है, पर्टिकुलर आप 2 बॉर्न है, आपका चाहे मूलांक चाहे भाग्यांक हो, या फिर आप 9 उसमें चल रहे हैं, या आपकी डेट ये जो आपका आयु है वो अगर उसका टोटल अगर 4 बन रहा है, मान लीजिए आप 40th के हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट आपका इस साल पक्का होना है। अब इसमें आप रेमेडी कर लो कि 4 तारीख को तो घर से निकलना ही नहीं, मतलब आप यात्रा के लिए जा रहे हो, या मान लीजिए आपको बॉम्बे अपने कार्य के लिए जा रहा है, दिल्ली आपके कार्य के लिए जाना है, तो 4 को स्किप कर दो ना, 3 को निकल जाओ आप। जरूरी है आपको 4 को जाना? 3 आपके लिए ब्लेस्ड है। 3 कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 3 तभी नुकसान पहुंचाएगी जब उसका कनेक्शन 4 से होगा, ओके, अदरवाइज वो नहीं करेगी। अब टोटल जैसे इस ईयर का, मंथ का और डे का अगर आप जोड़ लोगे तो वहां 4 है, तो बोलोगे दीदी ने तो बोला था 3 ब्लेस्ड है और देखो वो एक्सीडेंट फिर भी हो गया। वैसे तो पूरा साल बहुत नेगेटिव है, लेकिन 4 और 2 जहां जहां एक्टिव होगी वहां वहां एक्सीडेंट्स होना है, चाहे ब्रिज को आपको टूटना है आपने। और एक और विषय, इस वर्ष ही सबसे ज्यादा अनर्थ करने की हिम्मत पैदा हो गई। ओके, रिश्तों में पत्नी ने मार दिया, जी बिल्कुल, पिता ने गोली चला दी बेटी के ऊपर, बच्चों को, सारे बच्चों को मार के खुद मर गए। ये हिम्मत कैसे पैदा हुई नेगेटिव एनर्जी की? वो हिम्मत पैदा इस साल हुई। अदरवाइज इतनी हिम्मत नहीं है। व्यक्ति कुछ तो सोचता, थोड़ा तो रिश्तों की मर्यादा रखता, थोड़े बहुत। वही पति जो इतने सालों से चल रहा है वो कैसे खराब हो गया, या वही पत्नी जो इतने वर्षों से वो प्रॉब्लम नहीं थी तो आज अचानक से कैसे खराब हो गई? तो ऐसे में ये साल कवर कर जान दो। आप निर्णय भी लेना, आप डाइवर्स ले लो ना अगर वो है तो, लेकिन निर्णय इस साल को निकल जान दो, ये साल। अच्छा, इसके बाद में आपने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी, रिजल्ट क्या आया? आप गए जेल। एक भी, क्योंकि मंगल जो है वो शनि की राशि में उच्चता में आता है। अच्छा, शनि है न्यायप्रियता का कारक। तो यदि आप इस वर्ष गलत कर रहे हैं, 100% आपके साथ नेगेटिव जाने वाला है, तो हम फिर कह रहे हैं इन 4 महीनों के अंदर किसी के भी दिमाग में यदि इतनी बड़ी नेगेटिव हिम्मत करने की अगर हिम्मत हो रही है कि धोखा दे दें या किसी को साथ में मर्डर कर दे, हो गई, हत्याएं बहुत हो रही है, मर्डर्स बहुत हो रहे हैं, छोटा सा मतलब आर्ग्यूमेंट और आपका खून इतना खोल रहा है कि आप बिल्कुल जानवर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो जानवर बनना है अगर आप कर रहे हैं तो आप पकड़े जरूर जाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े लीडर हो, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे आप, तो अपने गुस्से को नियंत्रित जरूर करें, जल पी लें, आपका विचार तुरंत चेंज हो जाएंगे। मां के चरणों में जाकर बैठ जाइए, आपके विचार तुरंत चेंज हो जाएंगे। आप जगह छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपने गुस्से में अगर एक बार निर्णय तो ले लिया, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक आपको जेल या आपको उसका सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मंगल न्यायप्रियता को भी साथ में लेकर चलता है, शनि, क्योंकि वो शनि की उच्चता में रहता है। तो ना करे गलती, अभी भी 4 महीने बाकी हैं, संभल कर चलें। आपको गुस्सा जरूर आएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस वर्ष उसको गुस्सा या आवेश नहीं आएगा, और छोटी सी बात पर आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा चीजें। वो बात लीगल भी हो सकती है, वो बात इलीगल भी हो सकती है। हो सकता है आप ही के साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का यदि आप उसको, आप 1000 तरीके होते हैं, हम भगवान नहीं है, सजा क्यों दे रहे हो आप? 100 रास्ते हैं, आप न्यायालय का रास्ता खटखटा लीजिए, आप लीगल तरीके से आप बढ़िए, आप जीतोगे भी और आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। गुस्से से आपने वार कर दिया, रिजल्ट क्या निकला? आपका पूरा परिवार परेशान, आप जेल में हो, आपका पूरा परेशान, प्रतिष्ठा आपकी गई, पैसा गया, आपका परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग गया। क्या मिला इससे? हुआ किससे? क्षणिक आवेश से। तो इस मंगल के वर्ष में कोई भी क्षणिक आवेश से जितना संभव हो बचिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। मैम, मेरा अगला सवाल वैसे तो आपके इसी क्वेश्चन से जुड़ा था। आपने खुद ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वाकई में लोगों में अब पेशेंस खत्म हो गया है, लोगों में एक आपसी मर्यादा जो होती है वो भी खत्म हो गई है। तो अगर थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो पहले के ज़माने में ना कुछ रूल्स होते थे फिक्स, सुबह जल्दी उठना, कुछ ऐसी दिनचर्या होती थी जिसे फॉलो करने के लिए भी कहा जाता, बड़े बूढ़े भी कहते थे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है और वो ही कहीं एक कारण बन रहा है आज के ज़माने में ये सब नेगेटिव चीज़ों का? देखिए, वो रूटीन था तभी तो अभी तक बचे हुए थे हम जी। वो रूटीन ही हमारी मर्यादा का सबसे बड़ा पालन करने का एक आधार बना था। हमने रूटीन फॉलो करना छोड़ दिया, तो हम, ऐसा नहीं है कि रात्रि में स्टडी करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे जी, लेकिन रात्रि में गुरु जो है, बृहस्पति जो है, शनि की राशि में नीचता का हो जाता है। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हम रात में पढ़ाई कर लेते हैं सुबह की जगह। हाँ, जो शनि प्रकृति के होते हैं उनकी स्टडी में मन ही रात को लगेगा। जो संध्या को ही उनको एनर्जी, उनकी एनर्जी जो जनरेट होती है वो संध्या को ही होगी। अब ऐसे में आप शनि की प्रकृति में पढ़ाई तो कर रहे हैं, लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति को कैश नहीं कर पाएंगे। आप पर मंथ आप 10 लाख की सैलरी भी पा रहे हैं, लेकिन सुख फिर उसमें दिक्कत आएगा। तो आपकी, अगर मान लीजिए आप शनि प्रकृति के हैं, शनि आपका उच्चता का है,
तो आप स्टडी कर भी रहे हैं तो भी फिर उसमें क्या कीजिएगा, कोई एक टाइम ऐसा जो ब्रह्म का अगर आप समय ले लेते हैं तो उसके अंदर भी अगर आप थोड़ा उसको एक्टिव कर लेते हैं तो वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। और रही बात, जैसे हमारे यहाँ परंपरा थी, बुजुर्ग घर में हैं तो आदर सम्मान करना था, उनको पलट के कभी जवाब नहीं देते थे। अब वहां क्या था कि एक नियमावली थी अपने जीवन में कि ये करना है और ये नहीं करना है, और आगे से आगे परंपरा, उसे संस्कार शब्द दे दिया गया था हमारे यहाँ। वो संस्कार हमारे जीवन के ग्रहों को ठीक करने की सबसे बड़ी रेमेडी थी, जिसे हमने 16 संस्कार दिए, हमने एक परंपरा, रीति रिवाज, ये शब्द जो बनाए ना, ये इसलिए बनाए थे क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिकार नहीं था। पिता ने बोल दिया तो बच्चे मान लेते थे और बढ़ जाते थे। आज हम कहाँ बढ़ पाते, आज तो हमें क्वेश्चन करते हैं। हम ये कहते हैं क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से जब आपको सेटिस्फेक्शन वाला आंसर मिल जाए तब फिर आप जिद मत पकड़िए उस चीज से। तो पहले का रूटीन, आप चरण स्पर्श कर रहे हैं पिता को, पिता की बात का, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आप अपने कार्य पर जा रहे हैं। अब आप देखिए, सुबह जब आप स्नान करते हैं आपकी एनर्जी कितनी होती है, आप खुद उसको जज कीजिए। एक एनर्जी देखिए, आपने सुबह आप बहुत जल्दी उठकर आप स्नान कर रहे हैं, उसकी तो एनर्जी रहती है, लेकिन संध्या को उसको नींद जल्दी आएगी। जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं तो अब जैसे रात भर जो पढ़ने वाले हैं उनकी दिन की नींद भी डिस्टर्ब, रात की नींद भी डिस्टर्ब, तो वो आपको हमेशा सुस्ती वाले ही मिलेंगे या थोड़ा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। आप उनको ज्ञान, आप उनको बैठाओ कि आज हम आपको ये ज्ञान देना चाह रहे हैं आपके फील्ड का, वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो एनर्जी ही नहीं है उनमें, वो ठहराव ही नहीं है कि वो सुन पाए उतना। लेकिन यदि अगर ब्रह्म मुहूर्त में जो उठकर स्टडी कर रहे हैं, सुबह उठकर जो स्नान करके अपने कार्य पर जा रहे हैं, उनमें एक नई एनर्जी, ये जो होते हैं सूर्य प्रकृति वाले होते हैं, उन्हें उठने में बिल्कुल आलस नहीं आएगा। जिनका सूर्य उच्च का होगा, लग्न में सूर्य बैठा होगा, और जैसे वो स्नान करेंगे, और मंगल वाले भी जैसे वो स्नान करेंगे उनमें एक नई एनर्जी आ जाए। अब आप उनसे बोलो कि जाकर पहाड़ पर हथौड़ा चलाना, वो चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शनि प्रकृति वाले नहीं कर पाएंगे। तो ये अपनी ग्रहों की भी वो होती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि जो हमारे घर के रीति रिवाज है उनका पालन जरूर करें। आपके घर के अंदर कुछ पूजा पाठ के नियम यदि आपके बुजुर्गों से चले आ रहे, उनका अक्षरत पालन न करें तो श्रद्धावश थोड़ा बहुत पालन जरूर करें। अदरवाइज आप स्वयं को कितना भी तुरम खान समझते हो, आपको अपने ज्ञान पर कितना भी अभिमान हो, आपको अपनी एक्टिविटी पर कितना भी अभिमान हो, आपको अपनी योजनाओं पर, आपको प्लानिंग्स पर कितना भी भरोसा हो, और आप लगातार अपनी योजना पर जीतते भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आप खाली हाथ रहेंगे। आप, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है जी। अभी पत्नी भी आना है, अभी संतान भी होनी है, और भी है। अब जैसे बुजुर्ग, जैसे मान लीजिए अभी आप सबके साथ अनिति कर रहे हैं, तो फिर आप बुजुर्ग भी तो होंगे, तो फिर वहां पर भी तो आपको सारी चीजों को बैलेंस करना होता है, तो वो चीजें फिर बैलेंस नहीं होगी। और अगर आपने बहुत सारी चीजें अच्छी की तो फिर आप मान लीजिए सारी चीजें, तो बेड पर चीजें जाएगी कि भाई अब सेवाएं करवा रहे हैं और सेवा करने वाला भी नहीं मिला। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे फॉरेन चले गए, अब वहां सेवा करने वाला पैसा भी है, आपका यश मान भी है, आपका सबके साथ में बहुत मेल मिलाप है, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, तो आपका मन का सुकून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। जी मैम, आजकल अगर हम सोशल मीडिया देखें तो एक युवाओं के बीच में ट्रेंड है कि एक तो 11-11, इस पे कई लोग है ना अलार्म लगा के रखते हैं कि 11-11 बजेगा और मैं उस समय कोई विश मांगूंगा या मांगूंगी और वो पूरी हो जाएगी। तो 11-11 और एक 5-5-5, इन तीनों आंकड़ों पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये सिर्फ एक मन का वहम या फिर एक मिथ है, या फिर इसमें सच में कुछ रियलिटी है? देखिए, मिथ नहीं कहेंगे हम इसे। आप कह रहे हो इससे हमारी विश पूरी होगी, ये विश पूरी नहीं होगी। आपने एक अंधकार को टारगेट कर लिया। चार अंक, एक अंक जो होता है, एक को आप 4 बार रिपीटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसका टोटल करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। आप जानते भी हो 4 की एनर्जी क्या होती है? झेल नहीं सकते 4 की एनर्जी। 4 की एनर्जी वही झेल सकता है जो अनर्थ करने वाला व्यक्ति हो। जो 4 लोगों का गला काट के खुश है, वो व्यक्ति 4 की एनर्जी, वो बढ़ेगा फिर ऊपर। अच्छा। जो लोगों को धोखा देकर अपनी खुशियां अर्न करता है, वो और समृद्ध होगा इन सारी चीजों से। लेकिन जो आम लोग हैं, जो हम 90%, 99% जो लोग हैं, जो हम लोगों को तकलीफ देकर अपना अर्न नहीं करना चाहते, हम लोग जो होते हैं, तो ऐसे में वो उल्टा आप नेगेटिव एनर्जी को आप टारगेट कर रहे हो। अच्छा, विश तो क्या पूरी होगी हम नहीं जानते, लेकिन आपने नेगेटिव एनर्जी को उसको जो आपने उसको अगर आप
कोई भी कार्य को करने के लिए पता नहीं वो होगा या ना होगा, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट जो आप एक्टिव कर रहे हो, आपके मन का सुकून हो या कोई नए 2 धोखे आपको जरूर मिल जाने इससे, तो इसको बहुत ज्यादा एक्टिव मत कीजिए। पहले इसके पीछे का साइंस जानिए। आपका मान लीजिए आप 4 बोन है और आपने 4 को और कर दिया तो और ज्यादा उल्टा नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। आप 8 बोन है और आपने 4 को एक्टिव कर दिया, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे आप। तो ऐसे में कहीं भी आप किसी भी एक चीज को लेकर मत जाइए। सबसे पहले आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है। शुभ अंक है तो उसी के साथ आप जाइए। और हम ये कह रहे हैं सोशल मीडिया या यूट्यूब पर जो ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है उसकी बजाय आप एक बार वेदों की तरफ खुद जाइए। आप शास्त्रों को खुद पढ़िए, ना समझ में आए गुरु के पास जाइए, जो विद्वान है उनसे पढ़ लीजिए। इतना बड़ा ज्ञान है, आप 2 घंटे उसको टाइम दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन जब आपको खुद को आप उसके पीछे का रीजन जान ले, तब आप ज्ञानी बनकर आप मैदान में उतरिए, या फिर तब आप तुरंत खुद भी आप उसका अनुसरण कीजिए और दूसरों को भी फिर बताइए। अदरवाइज हर अंक को मत छेड़िए। जी मैम, आप लाल किताब में भी एक तरह से विद्वान हैं, तो इस पे हमें थोड़ा बताइए, लाल किताब ये क्या है और इसका एक इंसान की जिंदगी में क्या कुछ महत्व रहता है? देखिए, लाल किताब एक तरीके से रेमेडी है। अच्छा। जैसे वैदिक है, लाल किताब से कुछ चीजें प्रिडिक्ट होती है सटीकता के साथ में। लाल किताब रेमेडी की एक किताब बनी, जो रूपचंद जोशी जी की एक कहानी है, उन्होंने इसको वो किया था। नियम वही थे, उन वेदों के शास्त्रों, वो रिसर्च बेस्ड था। अच्छा। उनके द्वारा उन चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया चीज़ों को, और उन नोटिस के बाद में उन्होंने उस चीज़ों को बिल्ड किया, एक फाइल बनाते चले गए कि इसका ये असर होता है, इसका ये असर होता है, ये नियम होते हैं। एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ शायरियाँ होती है, इस तरीके से उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। उस रूल्स का एक संकलन किया। अच्छा। उसे लाल किताब कहा गया। तो उसके अंदर रेमेडीज हैं, तो वो रेमेडीज बहुत अच्छी प्रकृति के साथ में, प्रकृति को साथ लेकर ग्रहों को ठीक करने का एक काम करती है। तो हमने भी उस पर रिसर्च किया। हमने कहा ना कि हमने 4 विधाओं पर काम किया। तो कहाँ से आपको प्रिडिक्शन करना है, कहाँ से आपको रेमेडी बिल्ड करना है, कहाँ से आपको रिलीफ करना है, कहाँ से वास्तु को देखना है, तो ये सारी चीजें, इसलिए लाल किताब को भी हमने इस पर भी रिसर्च किया। मैम, कलर्स का भी लोगों के जीवन में बहुत महत्व रहता है, और आप एस्ट्रोलॉजी में खुद हैं, एक्सपर्ट हैं, तो कुछ कलर्स का थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी राशि या कौन सी मूलांक या भाग्यांक के साथ कौन सा कलर सूट करता है? राशि का और न्यूमरोलॉजी के अंक हो या कलर हो, हाँ। ये तीनों ही एक उसके साथ में जुड़े हुए हैं, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। और ग्रहों को भी देखें तो अब आप देखिए, सूर्य का पहला अगर हम कलर देखें तो ऑरेंज कलर दिखाई देगा। जब आप उगता सूरज देखेंगे ना, फिर बाद में रश्मियां, बाकी कलर की रश्मियां आपको निकलती है, लेकिन पहला कलर यदि आप देखें तो लाल, और लाल से ज्यादा आपको ऑरेंज कलर ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो क्या कारण था? और वहीं अगर हम शनि की तरफ चला जाएं, वो ब्लैकिश कलर दिखा देगा। आप प्लैनेट की, अगर प्रकृति के प्लैनेट को देखें तो इनका क्या रीजन था? तो वो रीजन यही था कि शनि को अगर हम ब्लैक कलर हम बोल रहे हैं, तो वहीं आपको कलर को और ग्रहों को इस तरीके से मैच करते हैं। तो हर प्लैनेट का एक कलर है, हर आपके न्यूमरोलॉजी का, और न्यूमरोलॉजी और 9 अंक 9 ग्रहों के साथ ही चलते हैं। तो कोई ना कोई अंक किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में तो कलर इनके साथ में अटैच्ड हैं। हम रेमेडी में कलर थेरेपी को लेकर आते हैं कि उससे है, मान लीजिए आपका मंगल ही नीच का हो, हम रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको पता ही नहीं आप रेड पहन रहे हैं और आपको ये क्या बोलते हैं कि ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता ही नहीं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इतनी कम उम्र में आपको ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, आपकी स्किन के संबंधित प्रॉब्लम हो गई। अब आपका बृहस्पति आपका नीच का है, या बृहस्पति तो चलो फिर भी दोनों तरह से शुभता देता है, शनि आपका नीच का है। ब्लैक कलर बहुत लाइफ में है सब लोगों को, आप देखो ब्लैक लवर लोग होते हैं। हाँ, तो अब ट्रेंड में तो है, अच्छी बात है। तो लेकिन अब आपने देखा ब्लैक कलर जिसको बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड है, शनि नीचता कपड़ा है। अब आप नहीं जानते आपने ब्लैक पहनकर कितना अनर्थ आपके जीवन में आप खुद ले आए। हो सकता है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसमें आपको तरक्की के रास्ते थे, लेकिन ब्लैक को बहुत ज्यादा आपने बिल्ड कर दिया, अब वो तरक्की रुक गई। शनि के माध्यम से यदि आपको कोई तरक्की आनी थी, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपकी चीजें आपसे दूर चली जाएगी। तो शनि का एक कलर है, जैसे ब्लैक कलर है। मंगल का लाल कलर होता है, जैसे केसरिया रंग जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र का वाइट है आपका, इसमें जो शुक्र का वाइट कलर है। अब शुक्र में भी 2 चीज है, आपने देखा होगा, दही भी वाइट है, दूध भी वाइट है। फिर क्या कारण है कि दही को शुक्र कहा गया और दूध को उसमें कहा गया? इसके पीछे भी रीजन था कि दही जो होता है उसमें खटास होती है,
ओके। इसीलिए वो शुक्र का कहलाया। दूध में मिठास होती है, इसीलिए उसके अंदर उसको मतलब चंद्र से जोड़ा गया। तो कलर में भी उसके साथ में जो चीजें होती है कुछ, वो भी उसको कहीं ना कहीं, प्रत्येक अनाज आपका किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही ये है, जैसे बुध का कलर आपका ग्रीन है, तो शनि का ब्लैक हमने बताया, ये राहु का ब्लू है, केतु का दो तरह के जो भी कलर होंगे उसमें भी खासकर ब्लैक और व्हाइट दो कलर होते हैं, वो कलर केतु का होता है। तो बृहस्पति का हमने बताया पीला कलर है। तो इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कलर जो होता है एक इस ग्रहों को बहुत ज्यादा उसके वो रहता है। अब न्यूमरोलॉजी में हो सकता है कई बार आपका ग्रह पॉजिटिव हो, लेकिन अगर वो ही सबसे पहले चीज है, हम 4 विधाओं को इसलिए साथ लेकर चले। अब सिर्फ न्यूमरोलॉजी से आप अपने जीवन को निर्धारित मत कीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर अगर वो ही ग्रह पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव से भी ज्यादा उच्चता और नीचता में पड़ा है, तब फिर आपको फिर कुंडली की जरूरत पड़ेगी कि उस उच्चता और नीचता को देखते हुए फिर आप कलर्स भी डिसाइड करेंगे, फिर आप अपनी रेमेडीज भी तय करते हैं। बिल्कुल मैम, आज के पॉडकास्ट ने मुझे लगता है लोगों को जब भी देखेंगे ना, इतना सारा एक साथ नॉलेज मिल गई। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंत में मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत से युवा जो हैं आज के दौर में, वो मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये हम तक पहुँच तो रही है, बट उन्हें आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे इस दौर में, आज के जो से कलयुग भी कहा जा रहा है, तो इस दौर में युवाओं के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे आपका क्या स्पेशल मैसेज है? कोई भी युवा है, आज के युवा के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है जी, प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज का दौर भी वैसे भी कलयुग का है। तो एक होता है ना कि हम शॉर्ट टेम्पर बनते चले गए, सब्र हमारा खोता गया, धैर्यता नहीं है, तो प्रश्न खड़े होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स चाहिए। अब हमारे सामने आप बड़े से बड़े नास्तिक को लाकर बैठा दीजिए और बड़े से बड़े उद्दंड युवा को लाकर बैठा दीजिए, हम उसे सेटिस्फाइड कर देंगे। क्या करेगा वो? 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 क्वेश्चन पूछेगा। अब जिस नास्तिक को यदि आप सेटिस्फाइड कर दो ना, तो सबसे बड़ा आस्तिक वो होगा। ओके। आधी अधूरी चीजों से ज्यादा जो सबसे बड़ा नास्तिक होगा ना, वो सबसे बड़ा आस्तिक हो जाएगा यदि आप उसके क्वेश्चन के आंसर दे दो तो। और दूसरा चीज, उद्दंड से उद्दंड व्यक्ति के पास में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप उस क्वेश्चंस को अगर आंसर कर दो प्रॉपर तरीके से, तो वो सबसे बड़ा आपका फॉलोअर बन जाएगा। तो युवा ये कह रहे हैं हम सनातन धर्म को माने, एस्ट्रोलॉजी को माने, तो हमें हमारे कुछ प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का बेस्ड बात करना, हाँ, वो उनको फैक्ट चाहिए। तो अब यह है कि जैसे हमारे सामने, इसलिए क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, तो हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे कि आपके इस सवाल का ये आंसर है, आपको क्यों एस्ट्रोलॉजी मानना चाहिए, आप क्या कर लोगे। अच्छा, मान लीजिए जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आप लॉयर बन गए, अब वो शनि आपका नीचता में पड़ा, अब आपका कहाँ गया ज्ञान? अब आप युवा हो, जिद में आपने एडवोकेसी कर लिया, वो लॉ की पढ़ाई कर ली, या मान लीजिए आपने मंगल की पढ़ाई कर ली, आप डॉक्टर भी बन गए। कई बार ऐसा होता है, इंजीनियर बने हुए लोग बिजनेस में गए, क्योंकि इंजीनियरिंग में कुछ हुआ ही नहीं। आप वहां पर कोई भी ना कंपनी के साथ सेट हो पाए, ना आप अपना खुद का कुछ कर पाए। तो कई ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे में फिर क्या हुआ आपकी जिद का? तो हम ये कहते हैं, आप कोई भी युवा हो, सबसे पहली चीज है अपनी परंपराओं का पालन करो। एस्ट्रोलॉजी को आप बिलीव करो चाहे नहीं करो, कोई एक विधा है, टूल है, कोई भी आपका फोन है, आपका टीवी है, हम नहीं माने, वो तो सच है ना। तो टूल है, तो टूल का काम करेगा। यहां से बैठ के आप फोन के माध्यम से आज पूरे वर्ल्ड से आप जुड़ सकते हो। अब हम ना माने तो आप क्या करोगे? हमारे ज्ञान को उसको आंसर करोगे ना कि लीजिए हम आपको साबित करके बताते हैं, अभी हम आपकी बात करवा के बताते हैं। तो ठीक ऐसे ही युवाओं को उसको क्वेश्चन तो करना जरूर कीजिए आप, लेकिन अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है तब पालन जरूर कीजिए। दूसरा, नशे से दूर रहिए। हाँ मैम, ये क्वेश्चन मेरे को भी पूछना था कि नशा बहुत आजकल ट्रेंड में है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को अगर हम माने तो एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि कुछ राशियों के लिए नशा फेवरेबल भी नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नशा तो बहुत बड़ा एक, हम ये कहें, नशा शनि है। शनि प्रॉब्लम्स का कारक है, हडल्स का कारक है। तो ऐसे में नशे को आपने गले से उतारा। नशा गले से उतरेगा, चाहे आप स्मोक लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, गले से तो जाएगा, चाहे धुआं हो, चाहे आपके बाकी नशे हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो। अब जो गला है वो बृहस्पति का कारक है। अब सबसे पहले 2 चीज हम आपको क्लियर कर दें। युवा बोलता है कि जी हम धर्म को नहीं मानते, मत मानो, आपका भाग्य खराब होगा, क्योंकि भाग्य बृहस्पति का कारक है। ओके। आपका भाग्य आपसे रूठेगा, भले ही आप कितना भी कोशिश कर लो। आपके भाग्य में 4 चीज है, अब आपको 3 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने धर्म का, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, तो आपके भारत का धर्म सनातन धर्म है, अध्यात्म है, उसे ना मानो तो अपमान मत करो।
आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन अपमान मत करो। दूसरा, आपके गुरु, आपके शिक्षक, उनका अपमान कभी मत करना। तीसरा, अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता, उनका अपमान कभी मत करना। तीसरा, नशे को अपने गले से उतारा, अब आपका भाग्य डिस्टर्ब हो गया। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के सामने, गुरुओं के सामने, कुल पुरोहितों के सामने झुकने की परंपरा थी। आ रहे हैं, आदर से झुक जाओ। आप नहीं जानते, आप भाग्य को एक्टिव कर गए। आजकल ये जो जाति का भेद आया ना कि जी ब्राह्मण ये हो गया, वो गुरुओं को ये है, सनातन धर्म को माथे पर बैठा दिया। अरे आपने माथे पर बैठाया, आप नहीं जानते, उसी से आपका भाग्य का निर्माण हो रहा था। आपके बच्चों की शिक्षा निर्मित हो रही थी, आपके बच्चों के सुख निर्मित हो रहे थे, आपके बच्चों की संतान की कामना निर्मित हो रही थी। आपने उनको अनादर, हम क्या कह रहे हैं, चुप हो जाइए, लेकिन अनादर मत कीजिए। अनादर करके आपने छेड़ दिया उस ग्रह को जो आपका भाग्य है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, उसका कारक जो है वो बृहस्पति होता है। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पर, जैसे अपने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आपका उच्च का शनि है, आपने अपने घर के सर्वेंट का अपने अनादर कर दिया, आपको टक्कर पड़ेगी। तो ये चीजें हैं। तो युवाओं को हम कह रहे हैं नशे की तरफ मत जाना, आज नहीं तो कल आपका गिरना तय है, आपको धोखा आपके लिए तय है। हमारे यहाँ पर एक समाज पूरा खत्म हो गया इस नशे से, हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, क्योंकि मुगलों से पहले नशा भारत में नहीं था। ये जो आया था अंग्रेज या मुगल काल, ये जितना भी काल आया, यहां पर ये नशा आया, उससे पहले नशा नहीं था। हमारे यहां पर एक, अगर हम जाति विशेष की बात करें तो राजपूत राजा महाराजा, ये जो एक जो जाति विशेष जिसको बोलते हैं, उनके अंदर बल था, गुस्सा भी था, एंगर भी था, लेकिन उस एंगर का यूटिलाइजेशन था कि आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, आप आतंकियों को हराकर एक अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको एक सुखमय जीवन देने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके जीवन, सबसे ज्यादा नशा किसके जीवन में आया और सबसे ज्यादा जमीन किसके पास में थी? राजपूतों, राजा महाराजों के पास में जमीनें होती थी। अब इसके अंदर वो जो जमीन जो कारक था वो मंगल का कारक था। राजपूत या राजा या जो शासक था वो मंगल का कारक था। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही गले से नीचे उन्होंने वो ड्रिंक को किया, वो सब खत्म होते चले गए, रजवाड़े खत्म हो गए, सिर्फ एक उनके नशे के कारण। वो नशा, आपने पैसा किसके लिए दिया? नशे के लिए। अब आपकी समृद्धि चली गई। रीजन था क्योंकि आप राजपूत हो, मंगल के कारक हो, और शनि को आपने छेड़ दिया। शनि जो है वो खराबी के साथ में नीचता में चला जाता है जब भी उसके साथ मंगल का कारक होता है। तो इसके लिए हर चीज के पीछे का रीजन है, लॉजिक है। यदि आप उससे नहीं संभले तो अनर्थ तो तय है। अब वो अनर्थ परिवार में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, समुदाय विशेष के साथ हो सकता है, क्षेत्र विशेष के साथ हो सकता है, पूरे देश के ऊपर आफत आ सकती है, पूरे विश्व पर आफत आई। कोविड क्या था अंक? 2020 क्या था? 2 का रिपीटेशन और 4 रहा। अब बताइए आप एक एक को और एक्टिव करोगे? पूरे विश्व ने एक अनर्थ को झेला है। हम लोगों को खुद को नहीं पता था कि हम अगला, ये आज हम ऐसे बैठकर पॉडकास्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो एक आफत जो थी उस दिन, वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि अगला दिन कैसा होगा। तो वो क्या था? अदृश्य था, वो अदृश्य था, सामने से चली हुई कोई चीज नहीं थी। अदृश्य एक ऐसी चीज थी जिसके कारण हमें पता ही नहीं था कि ये था, और ना रेमेडी थी उसके पास में, हमारे पास में ना कोई चीज थी। तो ये होता है राहु। राहु जब खराबी पर आता है ना, तो बहुत कुछ वो खराब के साथ जाता है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है युवाओं को और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और लाल किताब, इनसे जुड़े जो भी तथ्य जानने थे वो मुझे लगता है आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका लोकमत राजस्थान के साथ इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम हर बार नई नई हस्तियों को आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।